प्रोग्राम दिन भर दिल्ली में। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। दिन भर दिल्ली में आज हम आपको दिखाएंगे कैसे यूपी के गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहाल है, कैसे लोग बिना इलाज के दम तोड़ रहे हैं, कैसे कोरोना की मार से बच्चों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और कैसे कोरोना ने लोगों को अपनों से दूर कर दिया है। लखनऊ से लेकर यूपी के हर जिले के गांव कोरोना की मार से परेशान हैं। इसी पर आधारित आज दिन भर दिल्ली की रिपोर्ट होगी और इसी पर बात करेंगे। हर समाचार निकला है और पूरी तरीके से आपको सच दिखाने की ये कसम खा के निकला है कि आपको हम सच दिखाएंगे। गांव के हालात बेहद खराब हैं, लेकिन गांव की तरफ स्वास्थ्य विभाग का कोई रुख नहीं है। 2 जून की रोटी के लिए लोग परेशान हैं और जो मौत के आंकड़े हैं वो दर्जनों हैं। गांव के लोग हैं, उन्होंने पोस्टर लगाए हुए हैं कि यहाँ पर गांव की गलियों में आना मना है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस हद तक खराब हो गई हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। रामपुर और देवरिया में गरीब आदमी इलाज को कैसे तरस रहा है, ये जानना है तो हमारी इस पहली रिपोर्ट को जरूर देखिए आप। यूपी में स्वास्थ्य सेवाएं कितनी बेहतर है और चौकस है, इस बात का अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। जिस अस्पताल में मरीज की जगह भैंस घूमेगी, वहां कितना इलाज होता होगा ये आप खुद सोच सकते हैं। वहीं रामपुर के मिलक सीएचसी में मरीजों के साथ वसूली का खुला खेल चल रहा है। यहाँ पर मिलक सीएचसी में प्रसव कराने आई महिला को पहले तो एम्बुलेंस नहीं मिली, फिर प्राइवेट एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंची महिला से प्रसव के लिए रिटायर्ड नर्स ने 5,000 रुपए मांगे। वहीं इस पूरे मामले में एडिशनल सीएमओ ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। बताइए, मुझसे 5,000 रुपए मांगे सर। किसने मांगे? नर्स, सिस्टर ने। अच्छा, हाँ जी। कब मांगे थे? अभी क्या आज कहा? ही। कह रहे प्राइवेट में ले जाओ या यहीं ले जाओ, 5,000 रुपए लगेंगे। वहीं देवरिया के लक्ष्मीपुर गांव में, जिस गांव के पशुधन राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद रहने वाले हैं, उस गांव की स्वास्थ्य सेवाओं के तो हाल ये है कि यहां पर सरकारी अस्पताल एक भी मरीज को इलाज देने की हालत में नहीं है। बिल्डिंग जर्जर होकर खंडर में तब्दील हो चुकी है। डॉक्टर आते नहीं है, अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आपको बता दें कि इस अस्पताल में 2 डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट समेत आधा दर्जन स्टाफ तैनात है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार यहाँ झांकने नहीं आता। केवल एक फार्मासिस्ट के भरोसे पूरा अस्पताल है। ऐसे में गरीब आदमी इलाज के लिए कहाँ जाए, ये बड़ा सवाल है। पानी टपकना, प्लास्टर देख रहे हैं जगह जगह टूटे हुए हैं, छत फर्श देख रहे हैं जगह जगह बैठे हुए हैं, टूटे हुए हैं। बगल की बिल्डिंग में आप स्वयं देख रहे हैं, जो ये अस्पताल यहाँ निर्मित हुआ तो ये ज़मीन गड्ढे वाली ज़मीन थी, इसमें पाट के अस्पताल बना दिए सब। बाद में पानी आया तो पानी की वजह से मिट्टी बैठ गई। अब देखिए सड़क से पूरा नीचे हो गया अस्पताल। मंत्री के गांव के अस्पताल का यह हाल है तो आप इसे सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि जनपद के और भी अस्पतालों का क्या हाल होगा। देवरिया से भारत समाचार के लिए मनीष मिश्रा। एक और जहां कोरोना के संक्रमण काल में अस्पतालों में बेहतर इलाज की मांग बढ़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्नाव में सरकार के सारे दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। उन्नाव के पडरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल बद से बदतर है। एक और जहां कोरोना के संक्रमण काल में अस्पतालों में बेहतर इलाज की मांग बढ़ी है और हर किसी को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने की बात सरकार कह रही है, लेकिन जमीन पर सरकार के सारे दावे फेल होते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर हमारी टीम ने ग्रामीण इलाकों के अस्पतालों के हाल जाने तो तस्वीरें डराने वाली दिखी। उन्नाव के पिडरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के हाल बेहाल है। एक कंपाउंडर बीके सिंह नाम का एक बच्चा था, वही पूरा अस्पताल देखता था और अभी तक जब से हम लोगों ने यहाँ पे लगभग 15 साल से हमारी दुकान है बाजार में और कैंटीन में हम लोग देख रहे हैं, केवल वही अभी तक काम कर रहा था यहाँ पे और कोई डॉक्टर अभी तक नहीं आया है।
उन्नाव मुख्यालय से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर पडरी गांव में बना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। कहीं अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा हुआ है तो कहीं बकरियां अस्पताल में इधर उधर टहल रही है। कोई नहीं रोकने वाला है न कोई टोकने वाला है और अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अस्पताल शायद 15 साल से कोई डॉक्टर नहीं है। सरकारी अस्पताल सिस्टम यहाँ ध्वस्त हो चुकी हैं। रात में यहाँ जानवर बैठते हैं। इधर क्या कहते हैं महिला अस्पताल है, उसमें भी कोई डॉक्टर नहीं आता है। दवाएं यहाँ कुछ है नहीं। किसी को अगर रात में तबीयत खराब हो जाए, दिन में तबीयत खराब तो उन्नाव जिला अस्पताल जाना पड़ता है। ग्रामीणों के मुताबिक 15 साल से यहाँ पर कोई डॉक्टर अस्पताल में नहीं आया और अस्पताल जानवरों का अड्डा बन चुका है। गांव में कोई स्वास्थ्य व्यवस्था न होने के चलते मरीजों को उन्नाव ले जाना पड़ता है क्योंकि गांव में ना तो डॉक्टर हैं और ना ही कोई स्वास्थ्य सेवाएं। यहाँ पर डॉक्टर कोई आता नहीं है। यहाँ पर सब जानवर घूमते रहते हैं और लोग लैट्रीन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी कोरोना के दरमियान इस गांव में लगभग कितने लोगों की मौत हुई है? यहाँ पर करीब 25 लोग खत्म हो गए। करीब 3 बीघे में बना यह अस्पताल आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है और सरकार के दावों पर कई सवाल भी खड़े कर रहा है। उन्नाव से अनुराज भारती की रिपोर्ट, भारत समाचार। लगातार बढ़ती महामारी में लोग जहां कई बीमारियों से परेशान हैं, तो वहीं अस्पताल में जलभराव और लगातार हो रही लापरवाही से मरीज और तीमारदारों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, जिसने प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जिला अस्पताल के सिस्टम पर सवाल। बरसात में अस्पताल का बुरा हाल। जलभराव के बीच आना जाना मजबूरी। पैथोलॉजी जांच का केंद्र पानी में डूबा। ईदगाह से लेकर बड़गांव तक जलभराव। सीएमओ से सीएमएस तक पूरी तरह असहाय। गोंडा में जिला अस्पताल के सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हर आधे घंटे बरसात में बाबू ईश्वर शरण जिला चिकित्सालय का हाल बेहाल होता है और रोज रोज की बरसात से मरीजों का बुरा हाल हो जाता है। लेकिन मरीज और तीमारदार अस्पताल में हुए जलभराव के बीच आने जाने को मजबूर है। वहीं नगर पालिका के अधिकारियों को इस बात की कोई सुध ही नहीं है। कल हुई आधे घंटे की बरसात में गोंडा के जिला अस्पताल का क्या हाल था, ये हमने आपको दिखाया और आज फिर से आधे घंटे ही बरसात हुई है और इस समय क्या हालात है आप देख सकते होंगे कि ये पूरा जो परिसर है ये पूरा तरीके से पानी से लबालब भरा हुआ है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि सीएमओ ऑफिस की बिल्डिंग से लेकर के चाहे हम इधर देखें कोविड हॉस्पिटल जाने वाले रास्ते की ओर, चाहे यहाँ पे जिला 6 रोग केंद्र है वहाँ पे देखें, या फिर इधर टीबी क्लिनिक है हमारे दाहिने हाथ पे वहाँ देखें, हर जगह आपको सिर्फ पानी पानी नज़र आ रहा होगा और पानी में हो करके ही लोग यहाँ पे आ जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि जिला अस्पताल में आज तक ड्रेनेज की कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं हो पाई। सुल्तानपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। कोरोना महामारी के इस दौर में जहां लोग दवाओं के लिए भटकते नजर आए हैं, वहीं एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिना एक्सपायर ही दवाओं को फेंक कर जला दे रहा है। यहां लोगों के इलाज के लिए डॉक्टर प्रकाश त्रिपाठी की तैनाती थी, लेकिन डॉक्टर साहब यहां कभी कभार ही आते हैं, जिससे ग्रामीणों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता। वैक्सीनेशन के लिए मैसेज मिला था, आए हैं 10 बजे ने क्या बात है। यहाँ तो डॉक्टर कभी नहीं दिखाई पड़ते हैं, वहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया है कि वो इसकी जांच करके और मुझे अवगत कराएं, जिससे कि संबंधित जो भी चीज़ें हैं, अगर किसी ने इस तरह की घोर लापरवाही की गई है तो उसके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। अस्पताल में भरता पानी और कोरोना काल में हो रही लापरवाही ने स्वास्थ्य सेवाओं पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं और लापरवाह अधिकारियों को इसकी कोई सुध तक नहीं है।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। महामारी में कैसे एक पूरा परिवार बिखर गया, बच्चे अनाथ हो गए, इस रिपोर्ट के जरिए आपको पता चलेगा। लखनऊ से सटे इमलिया गांव के एक परिवार के लिए कोरोना काल साबित हुआ। महज 15 दिनों के भीतर पूरा परिवार उजड़ गया। 8 लोगों की कोरोना ने जान ले ली, 4 महिलाओं को विधवा बना दिया और अब गम के समंदर में डूबा परिवार मदद की गुहार लगा रहा है। यह घटना कोरोना की एक भयावह दास्तां है। वे परिवार को हम कैसे समेट पाएंगे, ये हम स्वयं नहीं सोच पा रहा हूँ। बच्चे हैं सारे, क्या करेंगे? घर में कमाने वाला तो अब कोई रह ही नहीं गया है। सब लोग एक एक करके 2-2, 4-4 दिन का अंतर होके खत्म हो गए सब। प्रशासन का कोई नहीं आया, ना कोई सांत्वना देने आया, ना ही कोई आर्थिक मदद की तो बात ही अलग। आगे कैसे क्या होगा कुछ भी समझ में नहीं। कोरोना महामारी ने लोगों को ऐसे जख्म दिए जो शायद ताउम्र न भर पाए। न जाने कितने मासूमों के सर से माता पिता का साया उठ गया, कितनी महिलाओं का सुहाग उजड़ गया, कितने परिवार खत्म हो गए। और ऐसी दिल को झकझोर देने वाली कहानी है ओंकार सिंह के परिवार की। लखनऊ से सटे इमलिया गांव का ये वो बदनसीब परिवार है जिसको कोरोना ने एक के बाद एक कई जख्म दिए। हंसता खेलता ये परिवार महज 15 दिनों में उजड़ गया। परिवार के 8 सदस्यों ने दम तोड़ दिया। कोरोना ने इस परिवार की 4 महिलाओं को विधवा बना दिया। भाई भाई को कंधा तक नहीं दे सका। परिवार के एक सदस्य का अंतिम संस्कार नहीं हो पाता कि दूसरे की मौत की खबर आ जाती। इससे बड़ी विडंबना किसी परिवार के लिए क्या हो सकती। आलम यह है कि पतियों की मौत के बाद से विधवा हुई महिलाओं की आंखों के आंसू सूख गए हैं। दर्द बयां करने के लिए लफ्ज तक नहीं बचे हैं। सारे लोग एक एक करके हॉस्पिटल जा रहे थे। बीकेटी में SRN प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी क्या दवाई दी जा रही थी हम लोग को कुछ भी नहीं पता है। जब छोटे भैया एक्सपायर हुए तो उसके बाद हम सारे लोग रेलवे हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ भी एक एक करके 2 भाई चले गए। हमें हॉस्पिटल में अगर रिपोर्ट मिल जाती या वो लोग कुछ बता देते तो हम कुछ आगे बढ़ते। मेरे बच्चे 2, मैं सिर्फ 3 ही लोग घर पे। 10 जब तक के भैया दूसरे भी ख़त्म हो गए, वो लोग भी यहीं आ गए। फिर हम लोगों तो कोई नहीं आया हम लोग को देखने, ना सैनिटाइजर करने, कुछ भी यहाँ कुछ नहीं हुआ। अब सर मेरे 2 बच्चे हैं, 1 बीघे 1.5 बीघे खेती है, इसमें हम कैसे बच्चों को पढ़ाएं। इस बदनसीब परिवार में 8 लोगों की एक साथ 13वीं की गई। पूरे परिवार की जिम्मेदारी घर के बड़े ओंकार सिंह के कंधों पर है। इस परिवार में इतना सब होने के बावजूद अब तक कोई भी सरकार का नुमाइंदा और प्रशासनिक अधिकारी सुध लेने तक नहीं आया। ओंकार सिंह का कहना है कि जो भी अस्पताल गया वो लौट कर जिंदा वापस नहीं आया। हमें दुख इसी बात का है कि जब मेरी माता रात को बीमार पड़ी, कोरोना से उनके सीने जकड़ने लगे, उस वक्त हमारे 6 के 6 भाई, उनके पास कोई भी नहीं था। 4 भाई एडमिट थे, हमको छोड़ के नहीं आ सकता था। अंत में मेरी माताजी रात को 2-2:30 बजे ख़त्म हो गई। अंतिम संस्कार करने के बाद हम नहा के तख्त पे बैठे ही थे कि 2 घंटे के बाद मेरा छोटे भाई का पार्थिव शरीर आ गया। वहाँ पर मैं टूट गया और 3 बजे मैंने अपने भाई का अंतिम संस्कार किया। एक ही दिन में 2 मिट्टी उठाई। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है कि बेटा माँ के जनाजे को कंधा ना दे सके और भाई भाई की मैयत में शरीक ना हो सके। इस परिवार से एक के बाद एक जनाजे निकल रहे हैं। मदद तो दूर, जिला प्रशासन और सरकार के नुमाइंदे परिवार को सांत्वना देने तक नहीं पहुंचे। आलम यह है कि बेवा हुई महिलाओं की आंखों के आंसू सूख गए और अब बच्चों को लेकर परिवार के अन्य सदस्यों के चेहरे पर सिर्फ चिंता की लकीरें। रात को 2:30 बजे माता जी खत्म हुई और दिन में 1:30 बजे वो खत्म हुई। उनको जला आगे आगे दे के आए ये लोग और बाहर बैठे ही थे कि तब तक उनकी खबर आ गई थी 25 को। और 28 को विनोद भैया ख़त्म हो गए रात को। और 1 को बड़े वाले ख़त्म हो गए सुबह। और उसके बाद 11 को वो बड़ी अम्मा ख़त्म हुई। 15 को सबसे छोटे वाले जो इधर हैं। ऐसे 20 दिन के अंदर सबका ख़त्म हो गया। सब लोग एक एक करके 2-2, 4-4 दिन का अंतर होके। कोरोना काल में इस परिवार की कहानी सूबे की सरकार, सिस्टम और स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत बयां कर रही है। ये सिस्टम कितना निर्मम और असंवेदनशील है।
कि इतनी मौतों के बाद भी ना कोई मुआवजा, ना कोई मदद और ना कोई सांत्वना, तो क्या कोरोना काल में लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है? क्योंकि ओंकार सिंह के परिवार की कलेजा चीर देने वाली ये कहानी सिस्टम के मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सभी लोग इस घर के सदस्य थे और सभी की मौत हो चुकी है। कल सभी लोगों की 13वीं कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है और ये परिवार बेहद दुखी है, बेहद परेशान है। अब ये सहायता की मांग कर रहा है। कैमरामैन अरशद के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। कोरोना महामारी में सैकड़ों परिवार उजड़ गए, न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई। बरेली में कोरोना के कहर के चलते 2 बच्चों के सर से मां बाप का साया उठ गया। पूरे दिन लेके मम्मी को पापा को कार में लेके हम पूरे दिन ही घूमते रहे कि शायद किसी हॉस्पिटल में बेड मिल जाए। एम्बुलेंस भी नहीं थी उस टाइम पे कोई अवेलेबल, तो एक्चुअल में हमें कार से ले जाना पड़ा, वरना ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस से जानी चाहिए थे दोनों। कोरोना महामारी में कई परिवारों को ऐसा दर्द मिला है जिसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। मम्मी पापा में मम्मी कार में ही हमारी रह गई बस, और उसके बाद पापा को हमने एडमिट करा दिया था। पापा को फिर एडमिट करा के उनको भी रात में वो भी चले गए हमें छोड़ के। बरेली में अस्पताल में बेड न मिलने से एक परिवार पर इतना भारी कहर टूटा कि भाई बहन के सर से एक ही दिन में मां और बाप दोनों का साया उठ गया। कोरोना महामारी इस परिवार को वो दर्द दे गया जो शायद कभी नहीं कम हो पाएगा। मम्मी की कार में ही मम्मी की डेथ हो गई। मम्मी को हम लोग नहीं बचा पाए, पापा को भी नहीं बचा पाया। इज्जतनगर के डेला पीर के कृष्णन कॉलोनी में रहने वाले राकेश वर्मा और उनकी पत्नी सीमा वर्मा की कोरोना वायरस संक्रमण के चलते 4 घंटे के अंतर में ही मौत हो गई। एक ही दिन बेटी संजू और बेटे रोहन के सर से मां और बाप दोनों का साया उठ गया। राकेश और सीमा के बच्चों ने बताया कि काफी कोशिशों के बाद भी उनके माता पिता को इलाज के लिए बेड नहीं मिल पाया और दोनों की तड़प तड़प कर मौत हो गई और दोनों बच्चे अनाथ हो गए। मम्मी को जब लेके जाते मम्मी पापा को कार से, तो क्योंकि एम्बुलेंस भी नहीं थी उस टाइम पे कोई अवेलेबल, तो एक्चुअल में हमें कार से ले जाना पड़ा, वरना ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस से जानी चाहिए थे दोनों। तो हम जब लेके गए तो मम्मी पापा में मम्मी कार में ही हमारी रह गई बस, और उसके बाद पापा को हमने एडमिट करा दिया था। पापा को फिर एडमिट करा के उनको भी रात में वो भी चले गए हमें छोड़ के। एक ही दिन दोनों की मौत? एक ही दिन 28 को ही हमारे मम्मी पापा दोनों चले गए, जो अगर इलाज मिल जाता टाइम पे तो शायद वो बच जाते और हमारे साथ होते यार। मम्मी को हम लोग नहीं बचा पाए, शायद अगर बेड अवेलेबल मिल जाता तो मम्मी बच सकती थी। और पापा का भी 28 की रात को पापा का भी दीपमाला हॉस्पिटल में ही हो गया, रात में उसी सेम डे 11:30 पौने 12 पे। पापा को भी नहीं बचा पाया। अगर सही समय पर अगर इलाज मिलता तो मम्मी पापा को अगर सही समय पे इलाज मिलता शायद मम्मी पापा हमारे संग होते। इन बच्चों के माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए तमाम सपने देखे थे। वो इन बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहते थे, लेकिन सरकारी सिस्टम की लापरवाही और लचरता ने इन बच्चों से इनके माँ बाप को छीन लिया। सिस्टम की ये पूरी कमी है, इस वजह से इनके लोग माता पिता भी वो खो गए, क्योंकि इनको जो बेड की जब व्यवस्था कहीं पे भी शहर के अंदर 10 अस्पताल देख लिए, 10 में कहीं पे व्यवस्था नहीं थी, सबने मना कर दिया। इस वजह से लोगों को अपने माता पिता खोने पड़े। क्या चाहते हैं आप? ये योगी जी से चाहते हैं जो भी इन बच्चों की तरफ ध्यान दें और आगे जो है इनका कुछ ऐसा हिसाब बन जाए जिससे ये बच्चों के जीवन यापन सही हो जाए। कोरोना महामारी ने इस परिवार की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया।
इस परिवार ने अपने माता और पिता दोनों को खो दिया, लेकिन इस परिवार का कहना है कि अगर उनके माता पिता को सही समय पर इलाज मिल जाता तो शायद उनकी जान को बचाया जा सकता था। ऐसे में योगी सरकार से अपील करते हैं कि वो इस परिवार की मदद के लिए आगे आए। कैमरामैन मिलन के साथ अजय कश्यप, भारत समाचार, बरेली। इस आपदा में जहां लोगों को सही से इलाज नहीं मिल पा रहा था, लोगों की जानें जा रही थी, वहीं पर कुछ लोग ऐसे थे कि इस आपदा को अवसर में बदल रहे थे। घोटालों की लिस्ट में अब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में हुए घोटाला भी शामिल हो चुका है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में किस हद तक लाखों रुपए के घोटाले किए गए हैं, ये जानने के लिए हमारी इस रिपोर्ट को देखिए आप। देवरिया के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों का वित्तीय वितरण पहली बार प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। जब इस वितरण की जांच की गई तो इसमें भारी अनियमितता सामने आई है। दरअसल 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक 21 दिनों के लिए ही स्कूल खुले। इस दौरान कुल 1300 छात्राओं में 1250 छात्राएं उपस्थित रही। जो छात्राएं इस दौरान अनुपस्थित रही, उनके भोजन, मेडिकल केयर और स्टेशनरी खर्च भी पोर्टल पर अपलोड किया गया है। छात्राओं के खर्च के नाम पर पोर्टल पर लगभग 68 लाख रुपए का भुगतान दिखाया गया है। कस्तूरबा गांधी में आवासीय विद्यालय में जो बच्चियां रहती हैं, उनकी उपस्थिति के लिए निर्देश था कि प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से उनकी उपस्थिति ली जाएगी, क्योंकि पहली बार व्यवस्था लागू हुई थी और कई बार नेटवर्क की समस्या की वजह से या डाटा सिंक्रोनाइज न होने की वजह से पोर्टल पर सूचना अपडेट नहीं हो पाई है। तो उसी के संदर्भ में स्पष्टीकरण मांगा गया है कि अगर पोर्टल पर नहीं बच्चियों की जो अटेंडेंस दिख रही है तो आखिर में जो उनकी धनराशि खर्च हुई वो किस आधार पर खर्च हुई। तो पोर्टल पे न दिखने का तात्पर्य ये नहीं है कि बच्चियों की उपस्थिति नहीं है। बच्चियों की दोनों टाइम अटेंडेंस होती है। इंस्पेक्शन डीसी के द्वारा भी होते हैं, हमारे द्वारा भी होते हैं। अभी बल्कि प्रदेश स्तर से महिला आयोग की टीम भी आई थी, हमारे 2 कस्तूरबा का इंस्पेक्शन हुआ तो उसमें बच्चियों की संख्या पर्याप्त मिली थी। वहीं गोंडा के 17 कस्तूरबा विद्यालयों में 96 लाख रुपए हजम करने का मामला सामने आया है। खान पान, स्टेशनरी, कंटेंजेंसी के नाम पर लाखों की रकम जरूर हजम कर ली गई, लेकिन प्रेरणा पोर्टल ऐप पर बालिकाओं की संख्या 0 दिखी। इस भारी अनियमितता पर एडी बेसिक ने जिला समन्वय से रिपोर्ट तलब की है। गोंडा का बेसिक शिक्षा विभाग पूरी तरीके से घोटालों का हब बन चुका है। 26 फरवरी को ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में बीएसए इंद्रजीत प्रजापति के सस्पेंड होने के बाद जो नई तैनाती यहां पर एडी बेसिक को दी गई प्रभारी बीएसए के तौर पे, उनके राज्य में भी घोटाले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। यूपी के जिन 18 जिलों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के कंटीजेंसी मद, स्टेशनरी मद और खान पीन के मद में जो घोटाला हुआ, वो घोटाला गोंडा में भी हुआ है। गाजियाबाद में 4 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में हुए घोटाले को लेकर भी जांच शुरू हो गई है। यहाँ पर 2020 से 2021 में केवल 40 दिन ही स्कूल खुले, लेकिन भोजन, स्टेशनरी और मेडिकल केयर के नाम पर पूरे 18 लाख की रकम निकाली गई। वहीं इस पूरे घोटाले को लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 18 जिलों में जिन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंदर घोटाले की जांच सौंपी गई है, उस मामले में गाजियाबाद में भी अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। गाजियाबाद के बेसिक शिक्षा अधिकारी का ये कहना है कि टेक्निकल कमियों की वजह से जो प्रेरणा पोर्टल है उसको पर हाजिरी अपलोड नहीं की जा सकी और इसी वजह से ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। गाजियाबाद इन 18 जनपदों में अकेला एक ऐसा जनपद है जिसने अभी तक सबसे कम 18 लाख रुपए का आहरण किया है। कैमरा पर्सन सत्येन के साथ मैं लोकेश राय, भारत समाचार, गाजियाबाद। और अब बात करेंगे मिशन 2022 की और भारतीय जनता पार्टी में हो रहे मंथन की। क्या उत्तर प्रदेश बीजेपी में सचमुच सब कुछ ऑल इज वेल है? ये आप भी महसूस करें कि यूपी बीजेपी में सब ठीक है? क्या बीजेपी में अंतर कलह पनप रहा है? यह सवाल इसलिए है चूंकि पंचायत चुनाव के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अगुवाई में पार्टी पदाधिकारियों से लेकर योगी सरकार के मंत्रियों और दोनों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर से अलग अलग फीडबैक लिया। यानी मुख्यमंत्री से अलग फीडबैक, मंत्रियों से अलग फीडबैक और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर से अलग फीडबैक। क्या ये मिशन 2022 की तैयारी है या फिर चुनाव से पहले डैमेज कंट्रोल की कवायद?
बीजेपी के अंदर सियासी हलचल तेज। प्रदेश कार्यालय पर कई घंटों तक मंथन। राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बंद कमरे में बैठक। दोनों डिप्टी सीएम से हुई लंबी वार्ता। मंत्रियों से भी लिया गया फीडबैक। क्या 22 से पहले होगा बड़ा बदलाव? मिशन 2022 के तहत यूपी बीजेपी में मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में बदलाव की चर्चाओं के बीच बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने बंद कमरे में बैठक की। सूबे के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा के साथ अलग अलग 40 मिनट तक वार्ता हुई, लेकिन खुलकर कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आ सकी। बैठक के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 2022 में 300 के पार का दावा ठोक दिया। वहीं दिनेश शर्मा और स्वामी प्रसाद मौर्य ने कोरोना संक्रमण से निपटने और संगठन को मजबूत बनाने की बात कही। कोरोना काल में जो हमारे कार्यकर्ताओं ने सेवा का कार्य किया, एक तो उसकी समीक्षा की है, और तीसरी लहर यदि आती है तो पार्टी क्या करेगी और सरकार क्या करेगी, इस विषय पर हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की है और उसकी तैयारी के लिए भी योजना बनाई है। भारतीय जनता पार्टी के मेरे संगठन महामंत्री हैं और संगठनात्मक दृष्टि से बैठक पर चर्चा हुई है। बैठक जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। 2022 में हम लोग फिर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। 2022 300 पार। तो आप तो इस तरीके से करें जैसे कि सरकार ने 2017 में बात कही थी, वही बात आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं, अपने अध्यक्ष जी की अगुवाई में फिर 300 पार जिताएंगे। कोरोना का संक्रमण कैसे कम हो, कोरोना पे नियंत्रण के और अच्छे उपाय कैसे किए जाएं, जगह जगह हमारे कार्यकर्ता संगठन सेवा के कार्यक्रम के अंतर्गत कैसे और प्रभावी बन सकें, यही चर्चा के विषय। किसी भी व्यक्ति विशेष के विषय में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मांगी जा रही है, बल्कि संगठन और सरकार को बेहतर तालमेल के साथ 2022 को जीतने का लक्ष्य दिया जा रहा है। सेवा ही संगठन है, जो नारा पूज्य प्रधानमंत्री जी ने भी दिया है और श्रद्धेय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी दिया है, उस नारे को लेकर जनता की सेवा और इस कोविड की जो चुनौती है उसका जो हम लोग सामना कर रहे हैं, उस क्रम में ये काम रुकना नहीं चाहिए। प्रमुख रूप से इसी बात का मार्गदर्शन है। ये पहला मौका बढ़िया है।